फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, नाइन्थ क्लास का अर्थशास्त्र। और इसका हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर प्लेलिस्ट में है। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहला चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है संसाधन के रूप में लोग। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो हमने पालमपुर के गांव की कहानी उससे स्टार्ट किया था। उसमें क्या था, एक्चुअल में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, अर्थशास्त्र के बारे में जाना, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसमें। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि जो हमारे लोग हैं या जो जनता है वो संसाधन कैसे हो सकती है, मतलब कि उन्हें रिसोर्स के रूप में देखेंगे, हम एसेट के रूप में देखेंगे कि एक तरीके से जनता मतलब जिम्मेदारी ना होके हम उसे संसाधन कैसे बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि जापान जो कंट्री है एशिया महाद्वीप में, वो आपको डेवलप्ड कंट्री है, जबकि वहाँ पर आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी वो डेवलप्ड है। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने जो आपके लोगों के रूप में कह सकते हैं कि लोगों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, या वहाँ पर जो लोग हैं वो संसाधन हैं। तो आज हम पूरा हमारा जो चैप्टर होगा वो इसी पे बेस होगा कि जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो कब आपके संसाधन बन सकते हैं या कब वो हमारी जिम्मेदारी होते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ आपको बताई जाएंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बीच बीच में आपके पास कहानियाँ भी होंगी इसमें, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसका हम वो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, अवलोकन एक तरीके से। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। दायित्व से अधिक परिसंपत्ति का मतलब होता है कि वो जिम्मेदारी से ज़्यादा हम उसको एक तरीके से रिसोर्स कैसे बनाएं, संसाधन कैसे बनाएं। परिसंपत्ति मतलब हमारी संपत्ति कैसे बनाएं उसको, तो उसमें व्याख्या करने का प्रयास किया गया है इस वाले चैप्टर में। हमारे ये वाले चैप्टर में हमने जनसंख्या को क्या माना है, हमें यहाँ जिम्मेदारी ना मान के हमने उसको संसाधन का रूप दिया है। और ये कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाए। कि जब हम इन्वेस्टमेंट किस में करें, हम शिक्षा में करें, प्रशिक्षण में करें, चिकित्सा में। कैसे कि देखो, अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छा हेल्थ होगा हमारी जनसंख्या का और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो वो एक तरीके से आपका क्या है, रिसोर्स ही होगा। वो प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन में जब उसका योगदान होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसका विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम जनता को शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, चिकित्सा देंगे, तभी वो हमारी दायित्व से क्या बन जाएगी, परिसंपत्ति बन जाएगी, एक तरीके से क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। इस वाले चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है कि जब हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम शिक्षा में, प्रशिक्षण में और चिकित्सा में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी जो पब्लिक हमारा दायित्व होती है वही हमारी क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। अगर हम देखें कि जो मानव पूंजी है वो क्या है, जो उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, कौशल है, उसके पास स्किल्स हैं, उनमें जो निहित स्किल्स हैं उसी से तो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे मान लो आपके पास सब कुछ है, जो बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो उसको, जब आपके पास जो है मानव संसाधन नहीं है तो आप उनको यूज कैसे करोगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एक लकड़ी है, वो लकड़ी कब तक रिसोर्स नहीं है, तब तक रिसोर्स नहीं है ना जब तक मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने दिमाग से जब तक उस लकड़ी को या तो कोई गेट ना बना दे या खिड़की ना बना दे या टेबल ना बना दे, तो तब तक वो रिसोर्स नहीं हो सकता। तब तक वो एकमात्र लकड़ी ही है। तो उसे उपयोगी योग्य कौन बना रहा है, मानव बना रहा है, तभी तो वो क्या है, यूजेबल है, तभी तो उसको यूज कर रहा है इंसान, और तभी वो क्या है, रिसोर्स है। तो यहाँ सीधी सी बात है, मनुष्य ही उसको क्या है, यूज के लायक बना रहा है। तो मनुष्य खुद एक क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है वो। यहाँ एक रिपोर्ट है योजना आयोग की, ये उसको देख लेते हैं हम।
भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। ये जो हरित क्रांति के बारे में हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, तो वो एक रिपोर्ट बताई जा रही है कि जो आपके जो एक मिनट योजना आयोग द्वारा, जो प्लानिंग कमीशन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट बताई गई है कि जब भारत में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति का एक कह सकते हैं नाटक के रूप में, कि मतलब नाटक के रूप मतलब बहुत जल्दी से जो चीज़ बदल जाए ना, एकदम से चेंज आ जाए, तो उस टाइप से एक उदाहरण है कि जब हम हरित क्रांति आई तो यहाँ पर बेहतर प्रोडक्शन हुआ, प्रौद्योगिकी के रूप में हमें अधिक ज्ञान रूपी जो आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की, हम जहाँ से मतलब प्रोडक्शन बहुत कम कर पा रहे थे या नहीं के बराबर कर पा रहे, वहाँ से हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में जो क्रांति आई, क्रांति आने से मतलब वहाँ जो विकास हुआ या डेवलप हुआ या लोगों ने कह सकते हैं ना कि इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से आश्चर्यजनक जो है एग्जाम्पल नजर आया कि जो भौतिक मशीनरी है वो प्लांट की अपेक्षा जो मानव पूंजी के महत्व में किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर दिया, कि आज आप देखोगे कि जो बेंगलोर का आईटी सेक्टर है वो सबसे टॉप उसमें माना जाता है, या जो यहाँ के उनकी डिमांड होती है एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वो किसका परिणाम है, वो उसी का परिणाम है कि हमने आईटी सेक्टर में मतलब ट्रेनिंग दी है मानव को, तब वो एक रिसोर्स बन पाया, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। यहाँ हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है, कि जब हम संसाधन के रूप में लोगों को देखते हैं तो वर्तमान उत्पादन मतलब आज का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें क्या है, कौशल कि उसकी क्या स्किल्स हैं और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, क्षमताओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि किसी भी देश में जो कार्यरत लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका वर्णन करने का एक तरीका है संसाधन के रूप में लोग। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर बल देता है, कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे, जब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो कोई से भी सेक्टर में हो, आपके जो चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या किसी वस्तु के रूप में, कैसे भी आपका जो प्रोडक्शन होता है, जब हम टोटल जनसंख्या से उसको डिवाइड करते हैं एक तरीके से, तब जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे हम राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर हम जो विचार करना है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में क्या है, हमारी योगदान की क्षमता पर बल देता है, कि उनका जो है सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, जैसे और चीज़ें हमारे संसाधन है, जैसे हमने लैंडफिल के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, तो ये खनिज संसाधन है। ऐसे हमने जो संसाधनों के बारे में पढ़ा, वैसे ही मानव भी क्या है, एक संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, कि जो हमारे पास बहुत सारी ये जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका एक सकारात्मक पहलू देखें तो वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। देखो, हम एक्चुअल में जब ये देखते हैं ना, कि जैसे मान लो कि हम ये सोचने बैठ जाए कि हमारे यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, मतलब इससे क्या मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, इनका प्रोडक्ट, इनके लिए खाने पीने की समस्या है या सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक जिम्मेदारी है या कहें बर्डन है। लेकिन मान लो हम एक दूसरे तरीके से सोचें, जैसे मान लो कि हमारे पास तो इतनी सारी पब्लिक है या पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम इसको अच्छे से ट्रेनिंग दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएं और वो प्रोडक्शन देगी, तो वो हमारे लिए एक तरह से सकारात्मक पहलू आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। तो वो उसको हम कब अवॉइड कर देते हैं सकारात्मक पहलू को, जब हम उसका नकारात्मक पहलू हमें नजर आता है, तो हम उसको सकारात्मक पहलू को देखना बंद कर देते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या
तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का विचार करते समय, कि जब हम ये सोचते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जब हम सोचें कि इतनी सारी पब्लिक है, इसका भोजन का अरेंजमेंट कैसे होगा, इसकी शिक्षा और ये स्वास्थ्य सुविधाएं, इनकी जनसंख्या की पहुंच से संबंधित अगर हम प्रॉब्लम पर विचार करें तो वो हमारे लिए एक नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन जब इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, ट्रेनिंग सारी चीज़ें देंगे, तो वो हमारा सकारात्मक पहलू में आ जाएगा। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, कि जब जो यहाँ पर आज के टाइम में जो पब्लिक कह सकते हैं, जो पॉपुलेशन हमारे पास है, विद्वान है, उसमें अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा दें, स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाएं, तो वो विकसित किया जा सकता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम रिसोर्स बना सकते हैं। तब हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, कि जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और तब जब डेवलप होता है तो एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में क्या करता है, वृद्धि। जैसे हमारी भौतिक जो पूंजी होती है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, उसी की तरह मनुष्य भी क्या है, उत्पादन में वृद्धि करता है, अगर हम उसका विकास करें, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी और संसाधनों की तरह हमें क्या करके देगा, प्रोडक्शन करके देगा। मानव पूंजी में निवेश, हम मानव पूंजी में निवेश कैसे कर सकते हैं, हम उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करके इन सारी चीज़ों के द्वारा हम उनको क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, कि अगर हम मानव पूंजी में निवेश करें तो जैसे भौतिक पूंजी हमें प्रतिफल देती है, या हमें जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो उत्पादन मिलता है, प्रोडक्शन निकल के आता है, जो हमें फल निकल के आता है, कह सकते हैं जो बेनिफिट होता है, लाभ होता है, वैसे ही मानव पूंजी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी एक प्रतिफल हमें देती है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, कि ये सारी चीज़ें हम एक तरीके से प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, कि अधिक शिक्षा या बेहतर प्रशिक्षित लोग होंगे, अगर उनमें क्या होगी, उच्च उत्पादकता होगी, मतलब अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, उसके कारण होने वाली फिर उससे आय भी हमारी अधिक होगी, और साथ ही स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे हम प्रत्यक्ष रूप में देख भी सकते हैं। यहाँ कन्वर्सेशन देख लेते हैं, दो लोगों की कन्वर्सेशन है, दो बच्चों की। तो एक कह रहा है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। दूसरा उसमें कह रहा है ये उससे भी अधिक है, कि मतलब जब ये लड़की पूछ रही है कि जो मानव संसाधन है वो क्या है आखिर में, मतलब कैसे, तो वो भूमि संसाधन जो है, जो या श्रम संसाधन है, उससे भी ज़्यादा है, तो कहते हैं हाँ। तो लड़का कहता है कि ये उससे भी कहीं अधिक है, कि मानव जो संसाधन है वो उससे भी कहीं अधिक है। क्यों कहीं अधिक है, क्योंकि जो भूमि है या पूंजी है वो तब संसाधन बनते हैं जब मनुष्य उसे उपयोगी योग्य बना रहा है, अदरवाइज तो वो संसाधन ही नहीं है, तो मनुष्य तो उससे ज़्यादा ही हुआ ना। तो मानव पूंजी क्या है, क्या 1 रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है। वो कह रही है कि क्या वो 1 रुपया पैसा या डॉलर है जो मतलब हम उसको उससे भी ज़्यादा, तो वो कह रहा है वो उससे भी ज़्यादा है, कि मतलब वो पैसे से भी ज़्यादा है। यहाँ आप देख रहे हो संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, जैसे आपका ये डॉक्टर है आपका, तो वो एक क्या है, एक तरीके से ये संसाधन है, ये डॉक्टर क्यों, ये प्रोडक्शन करके दे रहा है, ये सेवा दे रहा है। ये आपका इंजीनियर हो गया, ये भी संसाधन है एक तरीके से। और ये आपका क्या है, ये टेलर है, ये भी क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। तो यहाँ संसाधन के रूप में लोगों को दिखाया है, मानव पूंजी को दिखाया गया है एक तरीके से, कि कैसे ये हमारे संसाधन बन सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जनसंख्या देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ तो हमारे लिए जिम्मेदारी ही है। क्यों, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो एक तरीके से दायित्व ही है। लेकिन अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाएं, अच्छा ट्रेनिंग दें, तो वो एक तरीके से हमारे लिए जिम्मेदारी ना रह करके वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा जनसंख्या है वो हमारे लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे और
इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है कि अगर मानव पूंजी में इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, तो इस जनसंख्या को हम क्या बदल सकते हैं, परिसंपत्ति में बदल सकते हैं या संसाधन में बदल सकते हैं। यहाँ उदाहरण है, उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, कि हम सभी को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, स्वास्थ्य दें उनको अच्छा, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी के रूप में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण उपयोगी जो वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधन में व्यय करें, कि अगर हम इन सारी चीज़ों पे व्यय करें, खर्चा करें, इन्वेस्ट करें, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, संसाधन बन जाएंगे। मतलब वो जो पॉपुलेशन हमारे लिए दायित्व बन रही है, जिम्मेदारी बन रही है, वो अब हमारे लिए क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। निम्नलिखित दो उदाहरण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। कि यहाँ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो हमें ये बताएंगे कि अधिक उत्पादक संसाधन बनने का हमने मतलब अगर इनमें इन्वेस्टमेंट होता है तो कैसे लोग क्या बन सकते हैं, आपके रिसोर्स बन सकते हैं। तो यहाँ दो कहानी है बिलास और शकल की कहानी है। यहाँ ये पिक्चर दिखाई दे है, इसमें दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ और यहाँ ये दो लड़के नजर आ रहे हैं। इनकी जर्नी हम देखेंगे, दोनों की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ आप देखोगे एक तो बिल्कुल अच्छे से हीरो टाइप बन के खड़ा है, मतलब कपड़े अच्छे से पहन पान के, यहाँ ये वैसे कपड़े पहन के, और शायद इसमें भी कहीं कहीं कट लगा हुआ है। मतलब दोनों में डिफरेंस बताया। तो यहाँ ये दिखाया गया कि एक में तो इन्वेस्टमेंट किया गया था अच्छे से, मतलब निवेश किया गया, अच्छी शिक्षा दी गई थी, अच्छा मतलब उसको ट्रेनिंग दी गई थी, उसका हेल्थ पे ध्यान रखा गया था, तो वो एक तरीके से अच्छे से बन के निकला। मतलब या कह सकते हैं वो एक रिसोर्स बन गया, ये आपका दायित्व बन गया। तो ये कैसे बना, ये कहानी हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ ये दोनों को दिखाया गया है, इन दोनों की कहानी में देखेंगे। ये कहानी है आपकी शकल और बिलास की, ठीक है। तो कहानी को देख लेते हैं एक बार। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। शकल की कहानी। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। कि दो मित्र थे बिलास और शकल, और वो एक ही गांव में रहते थे सेमापुर में। ये जो गांव है, ये कहानी है काल्पनिक है, इसको रियल में समझ लेना और सेमापुर ढूंढने निकल जाओ कहीं, ठीक है। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। जो शकल था, उसकी माँ जो थी वो घर का कामकाज देखती थी, शीला। उसके जो पिता थे वो बूटा चौधरी के खेत में काम करते थे, और जो शकल के फादर थे वो बूटा चौधरी के खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। शकल कभी कभी क्या करता था, अपने माँ के जो घर के कामकाज में उसकी हेल्प कर देता था अपनी माँ की। वह अपने भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। जो उसके छोटे भाई बहन थे जीतू और सीतू, उनकी भी देखभाल करते थे। और उसके जो चाचा थे, शकल के चाचा थे, उन्होंने भी मैट्रिक की परीक्षा पास कर रखी थी। मतलब वो पढ़े लिखे थे, उसके फादर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, चाचा भी पढ़े लिखे थे। लेकिन वह घर में बेकार बैठा था। मतलब जो उनके चाचा थे वो घर में बेकार बैठे थे। हालांकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी मैट्रिक की, लेकिन घर में वो बेकार बैठे थे, मतलब कोई काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े। अब देखो, जो पढ़ा लिखा होगा तो वो चाहेगा कि बच्चे उसके पढ़े लिखे। तो बूटा और शीला जो है वो चाहते थे कि उनका बेटा शकल क्या है, पढ़े लिखे। तो उन्होंने क्या किया, वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, कि मतलब गांव में, उस गांव के स्कूल में ही उसका नाम लिखवा दे पढ़ाई के लिए। जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया, जल्दी ही उसको एडमिशन मिल गया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर पढ़ना भी शुरू कर दिया, और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। और उसने क्या किया, उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। कि जो उसके फादर थे उन्होंने इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि वो आगे क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। वो तैयार हो गया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया था। उन्होंने क्या किया, कर्ज, उसके जो फादर थे उन्होंने शकल को एक कंप्यूटर व्यावसायिक कोर्स कराने के लिए कर्ज ले लिया। मतलब अब देखो वो क्या कर रहा है, उसका फादर क्या है, इन्वेस्ट कर रहा है। किस चीज में, शकल में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब उसकी पढ़ाई के लिए वो कर्ज भी ले रहा है। वो इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है, शकल में कर रहा है। और उसका आप देखोगे उसका रिटर्न निकल के आएगा आपको। तो वो उससे कर्ज ले लेता है, मतलब उसकी पढ़ाई के लिए क्या करता है, कर्ज ले लेता है। शकल प्रतिभाशाली था। मतलब बच्चा जो शकल था वो अच्छा था, उसमें स्किल्स थे या टैलेंट था उसमें।
और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी और शुरू से ही वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता था। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया, बड़े मतलब इंटरेस्ट के साथ उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई, और जब उसने पढ़ा लिखा तो उसको कुछ समय टाइम बाद एक प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी मिल गई उसे। किसको? शकल को। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, फिर वहाँ पर उसने एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, उस सॉफ्टवेयर से उसे फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली, और उस जिस कंपनी में, जिस फर्म में वो काम कर रहा था, वहाँ से उस सॉफ्टवेयर से उसको बिक्री बढ़ाने में मदद मिल गई। तो उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी, मतलब उसे प्रमोशन दे दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर शकल में इन्वेस्ट किया गया था, वो आपको एक इन्वेस्ट एक तरीके से क्या है, प्रोडक्शन करके दे रहा है, उत्पादन करके दे रहा है। वो एक क्या है, रिसोर्स है, ना कि एक लायबिलिटी या दायित्व। मतलब अब वो एक क्या है, संसाधन है। यहाँ एक और कहानी है दूसरी, बिलास की कहानी। अब यहाँ देखते हैं बिलास की क्या कंडीशन थी। दोनों ही एक ही गांव के थे, एक ही इस टाइम के। तो बिलास 11 वर्ष का लड़का था। एक मिनट। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। जो बिलास के फादर थे वो क्या थे, मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, कि जब वो 2 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। अब उसकी माँ को मजबूरी में क्या करना पड़ा, मछलियों को बेचना पड़ा, मतलब मछली बेच के घर का खर्चा चलाना पड़ा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेच देती थी। उसकी माँ क्या करती थी, जो जमींदार के जो तालाब से वहां से मछलियां पकड़ती थी और जो मंडी होती थी उसमें बेच देती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। मतलब पूरे दिन में वो क्या है, कितने, 150 रुपये कमा पाती थी। जो बिलास था वो गठिया का रोगी था। क्यों? उसको अच्छे सा खान पीन ये सारा कुछ नहीं मिल पाया था, उसकी माँ ज़्यादा कमा भी नहीं पाती। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। मतलब उसकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर को दिखा ले, क्योंकि वो कम पैसा कमा रही थी। अब देखो बिलास क्या है, एक तरीके से दायित्व बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसको डॉक्टर को, अगर उसकी तबीयत, उसको डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, उसको स्वास्थ्य मिल जाता अच्छे से, तो वो आगे मतलब कुछ अच्छा सा काम करके कुछ अच्छा सा प्रोडक्शन करता। लेकिन यहाँ क्या है, डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाती उसकी माँ। वह स्कूल भी नहीं जा सकता, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है। अब देखो जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो पढ़ने में रुचि कहाँ से आएगी। तो वह स्कूल भी नहीं जाता है, उसकी पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। वह खाना पकाने में जो अपनी माँ की मदद करता। अब स्कूल नहीं जाएगा, क्या करे, घर में कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो वो खाना पकाने में उसकी माँ की क्या करता है, मदद करता है। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता है। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब उसकी माँ देखो, जब अकेले काम करेगी, पूरे टाइम काम करेगी, तो भाई आराम नहीं लेगी, तो तबीयत खराब होगी। तो उसकी कुछ टाइम बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अब माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो काम कौन करेगा, क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी थी, तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब उनकी सबकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछली बेचने के लिए बाध्य हो गया। अब क्या हो गया बेचारा, देखो उसी गांव में अब वो क्या कर रहा है, मछली बेचने के लिए बाध्य हो गया। और अपनी माँ की तरह वो भी क्या है, कम कमा पाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ बिलास में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था, निवेश नहीं किया गया। अगर उसकी माँ उसको जैसे तैसे करके पढ़ाती लिखाती तो शायद वो एक जो आपके शकल की तरह कुछ अच्छा मतलब जॉब कर पाता, और अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रिसोर्स बन के निकलता। लेकिन यहाँ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। तो इसी वजह से जो ये कहानी में आप देखोगे कि बिलास की कहानी कुछ और है, आपकी शकल की कहानी कुछ और है। तो यहाँ ये दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अगर हमें जो मानव में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, तो वो हमें रिटर्न देते हैं, या वो एक तरीके से आपको संसाधन के रूप में बन के निकलेंगे, ना कि आपकी एक जिम्मेदारी। तो यहाँ हम ये पढ़ चुके हैं। एक मिनट। ओके, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। ओके, ये पिक्चर हमने देख ही ली। ये तो आप बता ही दोगे कि इस पिक्चर को देख के जो आपका डॉक्टर है, अध्यापक है, इंजीनियर है, दर्जी है, वो कैसे एक तरीके से क्या है, परिसंपत्ति है या संसाधन है।
ऑब्वियस सी बात है, ये सेवा दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, उसी हिसाब से ये क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। कि अगर आपकी आय उच्च होगी तो उससे सिर्फ आपको अच्छी एजुकेशन या अच्छी स्वास्थ्य सेवा ही नहीं मिलेंगी, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, समाज को भी हेल्प मिलती है या उसको भी लाभ मिलता है। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वस्थ प्रत्यक्ष रूप से इतने शिक्षित नहीं है, या उनकी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान उन्हें नहीं हो गई, मतलब सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं, तो उन तक भी क्या है, हेल्प मिल जाती है एक तरीके से। वास्तव में मानव पूंजी एक तरीके से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक वस्तु पूंजियों से श्रेष्ठ है। कि अगर हम रियल में देखें तो मानव पूंजी क्या है, जो अन्य जो संसाधन है, जैसे हमारा भूमि हो गया, हमारी भौतिक पूंजी जैसे पैसे वगैरह, ये सारी चीजें हो गई, उनसे क्या है, श्रेष्ठ है, मतलब बेहतर है। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। कि मानव ही है जो किसका यूज करेगा, भूमि और पूंजी का। अगर ये यूज ही नहीं करेगा, उपयोग ही नहीं करेगा, तो वो संसाधन कैसे रहा? क्योंकि उपयोग, उसको उपयोग में लाना, मान लो आपके पास जमीन है, सब कुछ है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि खेती कैसे करनी है जमीन पे, तो आप क्या ही कर लोगे? मतलब उस जमीन का कोई वैल्यू है, कोई फायदा है? कुछ नहीं। क्योंकि जब आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है, वो दिमाग ही नहीं है, वो नॉलेज ही नहीं है, तो वो संसाधन नहीं बनेगा। पूंजी, भूमि और पूंजी अपने पास उपयोगी नहीं हो सकते। कि अगर आपके पास भूमि और पूंजी का उपयोग नहीं कर सकते, तो भूमि और पूंजी आपके लिए क्या है, उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। कि हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, संसाधन ना होके हमारे लिए क्या है, एक दायित्व है। और उसकी प्रॉब्लम यही है, क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मानव पूंजी में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो हमारे लिए क्या है, एक दायित्व है, ना कि हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन आया आपका कि क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर बता पाते हैं, और वे कौन से अंतर है? तो ये आप देख लेना कि क्या डिफरेंस है, क्या बता पाओगे आप, ठीक है, और आप इजीली बता पाओगे। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, जबकि बिलास स्कूल नहीं गया था। कि हमने देखा था कि जो सकल था वो स्कूल जाता है और बिलास नहीं गया। तो जो सकल स्कूल गया था, तो उसके सकल जो था शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था, मतलब उसकी हेल्थ ठीक थी, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। कि मतलब उसे बार बार डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता था, तब की बिलास की तबीयत खराब थी। बिलास गाठिया का रोगी रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। कि मतलब वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी। कि सकल ने क्या किया था, कि प्राइवेट कंपनी में काम किया था, उसने एक फर्म में काम किया था, और वहाँ मतलब कंप्यूटर की डिग्री ली थी, तो वहाँ एक फर्म में उसको नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। और बिलास कौन सा काम करता था? वही काम जो उसकी माँ कर रही थी। मतलब वो कोई और काम नहीं कर पाया। क्यों? उसने सीखा ही नहीं, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया गया, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोषने के लिए उसकी आय क्या थी? बहुत कम थी। कि परिवार को पालने पोषने के लिए उसकी जो इनकम थी, आय थी, वो क्या थी? बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम को गुणवत्ता बढ़ाई। कि जो सकल के मामले अगर हम देखें, तो जो कई वर्षों की उसकी शिक्षा थी, कि मतलब उसको उसके फादर ने पढ़ाया कई सालों से, मतलब उसमें क्या किया कई सालों तक तो वो कुछ नहीं कर रहा था ना। तो वो एक तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा था, उसको अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, और उसकी अच्छी शिक्षा ने ही उसके श्रम की क्या बनाई थी? गुणवत्ता बढ़ाई थी। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब वो ज्यादा कमा पाता है या ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, तो उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। किस वजह से? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है, और हमारा ज्यादा प्रोडक्शन ही, हमारा कुल उत्पादकता ही देश की समृद्धि में या देश की जो बढ़ाने में क्या है, हमारा योगदान देती है। इसके एक मिनट। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में, या फिर उसके
पसंद किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है, और व्यक्ति को किसके रूप में प्रतिफल मिलता है, या तो उसको सैलरी मिलती है, कोई और दूसरा जो आपको कह सकते हैं प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी, कि जो अगर हम शुरुआत का देखें तो बिलास को उसके शुरुआत की लाइफ में कोई शिक्षा भी नहीं मिली, उसको हेल्थ सेवा भी नहीं मिलती। अगर उसको हेल्थ सेवा भी मिलती तो मे बी वो और बेटर काम कर पाता और अच्छा कुछ कर पाता प्रोडक्शन। वह अपनी माँ की भांति ही मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता है, कि मतलब वो कुशल है ही नहीं है, उसके अंदर वो ट्रेनिंग नहीं मिली है इसलिए कुशल नहीं है, तो उसकी माँ की तरह ही उसे अकुशल श्रमिक का एक वेतन मिल पा रहा है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, कि अगर हम मानव संसाधन में, मानव रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, किस रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य सेवा के रूप में, तो भविष्य में मतलब आने वाले टाइम में अच्छा प्रतिफल मिल सकता है या उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही है, कि जिस तरह से हम भूमि में इन्वेस्ट करते हैं और पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी की तरह। जैसे मान लो आपने भूमि में इन्वेस्ट किया, कि जैसे मान लो कोई जमीन खरीदी आपने और उस पे मतलब घर बना के और रेंट पे दे दिया, तो वो आपने क्या है, एक इन्वेस्टमेंट कर दी और वो आपको क्या है, कमा के दे रहे हैं। मतलब आपने जैसे मान लो कोई पैसा कहीं पे लगा दिया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो बाद में उस पैसे का रिटर्न आता है आपको, तो वही एक तरीके से क्या है, वो आपने निवेश करी, वो आपको बाद में उच्च प्रतिफल दे रहा है। तो वैसे ही उसी तरह ही हम मानव में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, जैसे उसको अच्छी हेल्थ सेवाएं दें, अच्छी शिक्षा दें, तो वो बाद में हमें प्रोडक्शन देती है। जैसे क्या सकल ने दिया, अब सकल को कई सालों तक उसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी ना। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है, अधिक प्रतिफल दे सकता है। कि अगर मान लो एक बच्चा है और हम उस बच्चे में इन्वेस्ट करें, किस रूप में, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करें, तो भविष्य में आने वाले टाइम में वो उच्च आय देगा, आपको अच्छी इनकम देगा, समाज को बेहतर बनाएगा, बेहतर बनाने में योगदान देगा और अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, कि और ये ज़्यादातर देखने में आया कि जो माँ बाप शिक्षित होते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो शीला और उसके जो उसके सकल के जो माता पिता थे वो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो वो भी, उसके चाचा भी पढ़े लिखे थे, तो उससे क्या कि फर्क पड़ा और उसकी शिक्षा पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। तो अगर जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों, उन्हें शिक्षा की इंपॉर्टेंस पता होती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको शायद इतनी वैल्यू नहीं होती, हालांकि होती उन्हें, मतलब कुछ लोगों को मैं ये नहीं कह सकती कि सभी लोग ऐसे, कुछ लोगों को पता होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन हम नहीं पढ़े लेकिन हमारे बच्चे पढ़ जाएं, तो लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं ही शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है, कि वो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको वैल्यू इसलिए ज़्यादा पता होती है क्योंकि वो खुद पढ़े हुए होते हैं और उन्हें पता होता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि अगर खाना अच्छे से दिया जाएगा तो ही हेल्थ ठीक रहेगी, उसके प्रति भी वो क्या है, सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं और इसी वजह से वो क्या है, अपने बच्चों की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे अच्छा ध्यान दे पाते हैं। इस तरह से इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। अगर हम ये देखें तो वो एक तरीके से क्या है, एक अच्छा चक्र बन जाएगा, गुड चक्र। मतलब आप, अच्छा चक्र कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो बच्चों की स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा पे अच्छा ध्यान देंगे, तो वो एक अच्छा चक्र बन जाएगा एक तरीके से। इसके विपरीत, मतलब इसके उल्टा अगर हम देखें, स्वयं भी अशिक्षित जो होते हैं, जैसे उसकी आपने देखा बिलास की माँ थी, उसके फादर थे, वो नहीं थे पढ़े लिखे, वो भी यही काम कर रहे थे, मछली जो आपका एक तरीके से बेचने का, उनको इतना नहीं मतलब एजुकेशन के बारे में वो था। तो जो इसके उल्टा अगर स्वयं भी अशिक्षित हैं या अस्वस्थ हैं या सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप होते हैं, एक दुष्चक्र से क्या है, सृजित हो जाते हैं, जैसे आपका क्या बिलास हो गया था। क्यों, क्योंकि उसके माँ ने भी ज़्यादा उस पर, उसकी एजुकेशन पर, उसकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या पता वो अगर अपने उसकी हेल्थ पर, एजुकेशन पे ध्यान देती तो थोड़ा प्रॉब्लम उठा के, या खुद अच्छे से खुद की हेल्थ पे ध्यान देती तो वो खुद अच्छा काम कर पाती, तो शायद बिलास को काम नहीं करना पड़ता, और फिर बिलास अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छा करता तो मे बी और अधिक प्रोडक्शन दे पाता। और उन्हें बच्चों को अपनी तरह ही सुविधाओं से क्या है, वंचित स्थिति में ये लोग रखते हैं।
अब यहाँ एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जापान एक क्या है आपका डेवलप्ड कंट्री है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है कि जापान जैसे देश होते हैं वहां पर रिसोर्स बहुत कम है लेकिन डेवलप्ड है। रीजन वही है, उन्होंने मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उनके पास कोई नेचुरल संसाधन नहीं है। यह विकसित धनी देश है लेकिन फिर भी क्या है, विकसित धनी देश है। और आपने देखा होगा वहां पर तो बम भी गिराया गया था इतनी, उसके बावजूद भी, और वहां भूकंप आते रहते हैं उसके बावजूद भी वे अपने देश के लिए आवश्यक जो प्राकृतिक संसाधन का आयात करते हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मंगवाते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने, कि वो धनी और विकसित कैसे बने, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। और वो ये कैसे बने, जब उन्होंने क्या किया, लोगों में ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया। इन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन्होंने क्या किया, जब उनको अच्छी नॉलेज मिल गई, अच्छा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने जो भूमि और आपकी पूंजी है या पैसा है उन संसाधनों का ढंग से यूज किया, कुशल उपयोग किया। और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश क्या है, धनी और विकसित बन पाए। कि जो उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी यूज करी उसी से ये डेवलप्ड बन पाए हैं। यहाँ अब देख लेते हैं, 1 मिनट, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। की जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होते हैं उनकी आर्थिक जो एक्टिविटी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या काम करते हैं। बिलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। कि जैसे बिलास और शकल हैं वो लगे हुए, वैसे ही जो कई सारे लोग हैं कई सारे कामों में लगे हुए हैं। हमने देखा कि बिलास मछली बेचता था, जो बिलास था वो क्या करता था, मछली बेचता था। और शकल एक फर्म में नौकरी मिल गई थी, और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों की 3 प्रमुख क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक वर्गीकृत किया गया है। कि ये जो क्रियाकलाप हैं, ये जो एक्टिविटियां हैं, काम हैं, इनको हमने 3 क्षेत्रकों में बांटा है। कौन कौन से हैं हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैंने ये पहले चैप्टर में भी बताया है, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं। देखो, जो प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो हम प्राइमरी लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, जैसे आप फसल ले सकते हो या कृषि उत्पाद कह सकते हो, वो हमारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। जो हमें नेचर से सीधे मिल रहे हैं, मतलब प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया, उसको बदला नहीं, किसी फॉर्म में चेंज नहीं किया उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो गन्ना, तो गन्ना जो हमारा है वो प्राइमरी सोर्स है, और जब हम उस गन्ने को एक चीनी बना देते तो वो द्वितीयक सोर्स में आ जाता है। तो वैसे ही जो हमें नेचुरल संसाधन होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। जैसे आप कपास ले सकते हो, कपास से जो कॉटन कपड़ा बना, मतलब एक तरीके से धागा बना, मतलब एक तरीके से, तो वो हमारे द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। लेकिन जो आपका प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा आपका, वो कॉटन आ जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो हमारा प्रिपेयर सामान होता है या उत्पादित जो हमारा माल होता है, यहाँ हम इसको विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, या हमारा जो औद्योगिक, जो एक तरीके से कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे आपने क्या किया, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे गन्ना है, अब गन्ने से जो चीनी बन गई, वो चीनी किस में आएगी, आपके द्वितीय क्षेत्रक में आएगी। और अब आप देखोगे, जो अब ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री चीनी की जो खेत पे ही लगी हो, गन्ने का जहाँ खेत है वहीं हो, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस फैक्ट्री तक हमने गन्ने को पहुंचाया है जहाँ पर चीनी बनती है। तो कैसे पहुंचाया, हमने कोई ट्रक यूज़ किया, कुछ व्हीकल यूज़ किया, तो वो हमारा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या आते हैं, सेवा क्षेत्रक आते हैं, जहाँ हम सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं या हम सेवाएं दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्प। तो हमने क्या किया, जो चीज़ों को, कच्चे माल को, तो हम ट्रांसपोर्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्रक में ला सकते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में। कि जहां हम सेवा देने का काम करते हैं, वो हमारा कौन सा क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक हमारे क्या हो गए, जो हमारे प्राइमरी रिसोर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स आएंगे, ये सारे प्राकृतिक जो आपका, या कह सकते हैं कृषि उत्पाद, सारे इसमें प्राइमरी सोर्स में आ जाएंगे। उनसे जो चीज़ तैयार हो गई
भाई मिलके बन गई, जैसे आपका कपड़ा बन गया कॉटन से, आपके गन्ने से चीनी बन गई, इसी तरह से ही जो भी और बाकी की चीज़ें बन जाती हैं, जैसे आपके गेहूं से ब्रेड वगैरह बन गई, वो सारी चीज़ें वो हमारे द्वितीयक क्षेत्रक में आ गई। और इनको बनाने में या यहाँ तक सामान लाने ले जाने में और भी किसी भी काम में जो सेवा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक। जैसे आपके अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, ऊपर डॉक्टर देखा था, इंजीनियर देखा था आपने, टीचर आप कह सकते हो, ये सारे किस में आएंगे, आपके तृतीय क्षेत्रक में, कि जो सेवा देने का आपको काम करते हैं या हेल्प करने का काम करते हैं, वो किस सोर्स में आते हैं, आपके तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ आपके ये तीनों क्षेत्रक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कि कई बार इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है, आपका वन लाइनर भी बनता है, कई बार 2 या 3 मार्क्स वाला भी पूछ लिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन व उत्खनन शामिल है। तो यहाँ आप अंडरलाइन भी कर लेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या आते हैं, आपकी कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, खनन एवं उत्खनन शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगे। ये सारा कुछ आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। कृषि आपको अभी मैंने बता ही दिया। वानिकी मतलब वन वगैरह होते हैं, जो वनों से हमें चीज़ें मिलती हैं, वो प्रोडक्शन। पशुपालन जो पशुओं से हमें दूध वगैरह, घी वगैरह जो भी मिलता है। मत्स्य पालन मतलब जहाँ हम मछली पालते हैं। और मुर्गी पालन मतलब मुर्गियों को पालने का। खनन मतलब जो खुदाई करके जो हम खनिज पदार्थ वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मतलब जो चीज़ें बन रही हैं, बन के प्रिपेयर हो रही हैं, तैयार हो रही हैं उनको। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि। मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो क्षेत्रक है उसमें आपकी सारी सेवाएं आएंगी। तो व्यापार आ गया आपका, परिवहन आ गया, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल हैं, तृतीय क्षेत्रक में। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इस क्षेत्रक में क्या होता है, हम जो एक्टिविटी करके जो क्रियाकलाप करते हैं उसके फलस्वरूप ही जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं, कि मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने का काम करते हैं ये क्रियाकलाप। ये तीनों ही क्रियाकलाप, यहाँ कोई एक क्रियाकलाप की बात नहीं हो रही, एक क्षेत्रक की बात नहीं हो रही, तीनों ही क्षेत्रक की बात हो रही है। ये तीनों ही क्षेत्रक हमारी क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं। हम राष्ट्रीय आय किनसे देखेंगे, इन तीनों क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका टोटल देख के, हम पॉपुलेशन से जो डिवाइड करके जो निकाल के आते हैं उसी से हमारी राष्ट्रीय आय निकलती है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो निकल के आता है, एक तरह से राष्ट्रीय इनकम। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो काम करने वाली पॉपुलेशन है उसको हम टोटल जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके निकालते हैं, उससे हमारी राष्ट्रीय आय निकलती है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो एक्टिविटी करते हैं या इन क्षेत्रकों में जो क्रियाकलाप होते हैं, तीनों ही क्षेत्रक में, प्राइमरी और द्वितीय क्षेत्रक में ही जो भी क्रियाकलाप होते हैं, इन क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं इसके दो भाग हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। आर्थिक क्रियाएं क्या होते हैं, जो ये तीनों क्षेत्रकों में जो क्रियाकलाप होते हैं वो आर्थिक क्रियाकलाप हुए आपके। और आर्थिक क्रियाकलाप दो भाग होते हैं, कौन से, एक बाजार क्रिया और गैर बाजारिक क्रिया। कि कुछ क्रियाएं कैसी होती हैं जो बाजारिक होती हैं और कुछ गैर बाजारिक। गैर बाजारिक और बाजारिक क्या होंगे, जैसे आपका जो आप वेतन वगैरह उसके पर्पज से करते हो वो तो आपकी बाजारिक क्रिया होती। कि बाजार क्रियाओं में वेतन लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित जो आपकी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन है वो सारा शामिल होता है। एक मिनट देखते हैं, ठीक है। जो हमारी बाजारिक क्रियाएं उनको कह सकते हैं। एक सीधा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, हमें उसका सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, या हम उस पर्पज से कर रहे हैं, सैलरी के पर्पज से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाजारिक क्रिया। और जो भी हमने काम किया, पारिश्रमिक की मतलब जो काम किया उसका जो हमें भुगतान मिला, मतलब पैसा मिला, वो जो सरकारी सेवाओं सहित जो वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है इन सारी चीज़ों, मतलब इसमें जो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे आप कोई डॉक्टर हैं या जो आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, मतलब ये सारी जो इन सब का सेवाओं का उत्पादन सब कुछ शामिल होता है इनमें, बाजारिक क्रिया में। अब देखो कि सीधा सा एक हमने एग्जाम्पल क्या देखा, कि आप जो पैसे के लिए जो भी काम कर रहे हो, मतलब
वो हमारी बाजारिक क्रिया में हो गया। गैर बाजारिक क्रिया कौन सी होती है? गैर बाजारिक क्रियाओं में से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है, कि आप खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आप उनको बेच नहीं रहे हो। जैसे मान लो एक किसान है, खाने के लिए अगर अनाज प्रोवाइड मतलब उत्पादन कर रहा है, उगा रहा है, तो वो क्या है? गैर बाजारिक क्रिया है। लेकिन अगर उसमें से जो बचा हुआ वो बेच रहा है, तो वो क्या है? बाजारिक क्रिया में आ जाएगा। लेकिन जब वो खुद के उपभोग के लिए, कि मतलब इतना ही बना रहा है जो खुद यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैर बाजारिक। इसका उदाहरण हम किससे देख सकते हैं? हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घरों में औरतें होती हैं, तो वो क्या करती हैं? जो आपको घर में आपकी जो माँ वगैरह खाना बनाने का काम करती है, तो क्या वो खाना बनाने के लिए आपसे पैसे मांगती हैं? कि आपसे ये कहती हैं कि मैंने ये जो आपके लिए खाना बनाया है इसका पैसा दो, या पे करो, या आपके लिए कोई भी काम करती हैं, आपके कपड़े प्रेस करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उसके लिए वो पैसे नहीं लेती। तो वो कैसी क्रिया है? वो गैर बाजारिक है, वो आपके लिए की गई है, उसके लिए आपने कुछ पे नहीं किया। लेकिन अगर वही काम आपके, मान लो यहाँ पर कोई काम वाली आंटी वगैरह काम करे, मतलब वो जो मेड वगैरह काम करती है, तो वो उसके क्या करती है? पैसे लेती है, जैसे खाने वगैरह बनाने के, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? बाजारिक क्रिया। ठीक है, इनमें एक मिनट, प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपका गैर बाजारिक क्रियाओं में। यहाँ एक पिक्चर दी गई है। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रकों में वर्गीकृत कर सकते हैं? कि आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आपका जो है तीनों क्षेत्रकों के लिए दिया गया है ये पिक्चर। इसमें प्राइमरी कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, तो देख लेते हैं एक बार। चलो आइडिया लगाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये खेती का प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। यहाँ ट्रैक्टर को इंक्लूड मत करना, यहाँ ये जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये आपको फैक्ट्रियों का ये चिमनियाँ वगैरह दिख रही है, मतलब यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, तो ये आपका क्या है? द्वितीय क्षेत्रक हो गया। और ये आपके शिप्स वगैरह हैं, यहाँ से सामान लाया ले जा रहा है, मतलब व्यापार हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका तृतीय क्षेत्रक में। तो हमने तीनों ही देख लिया कि यहाँ खेती का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब कृषि की जा रही है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आ गया। दूसरा, जहाँ पर किसी चीज़ को प्रिपेयर किया जा रहा है, फैक्ट्रियों का अगर दिखा रखा है, तो वो विनिर्माण दिखा रखा है, तो वो आपका क्या है? द्वितीय क्षेत्रक में आ गया। और यहाँ बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, कि बनी हुई चीज़ को बाहर लाया ले जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो वो आपके तृतीय क्षेत्रक में आ गए। तो ये हमने पहचान लिए तीनों क्षेत्रक। ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी है, इसको आप देख लेना, कर लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बाजारिक और गैर बाजारिक क्रियाओं की। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता रहा है। कि हम अगर ऐतिहासिक रीज़न देखें या कल्चरल कारण मतलब सांस्कृतिक कारण देखें हैं, तो रीज़न देखें हैं, तो उससे क्या होगा कि परिवार में हम देखें कि महिलाओं को पुरुषों से कम माना जाता है, मतलब पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो उनके बीच श्रम का हमने विभाजन भी कर रखा है, कि मतलब शुरुआत से हम इतिहास अगर उठा के देखें, उसी से देखा जा रहा है कि ये काम महिलाओं के या आदमियों के। आमतौर पर आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं घर के कामकाज देखती हैं, कि जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो क्या, आजकल तो आपने देखा होगा कि महिलाएं भी बाहर का काम देखती हैं और सब बराबर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर हमने क्या देखा है, जो घर में जो काम काज हैं वो कौन है? महिलाएं देखती हैं। और पुरुष क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला क्या करती थी? वो भी खाना पकाने का काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की सफाई करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी, यही सारा काम करती थी शकल की माँ। और जो शकल के पिता थे वो क्या करते थे? बूटा खेत में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे और परिवार के लिए क्या करते थे? धन कमाते थे। तो एक तरीके से ज़्यादातर ये श्रम का विभाजन हमारे इतिहास से, या जो कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से विभाजन चला आ रहा है शुरू से ही, मतलब कि महिलाएं घर देखेंगी और पुरुष क्या है? बाहर के काम देखेंगे। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। कि जो शीला घर के काम करती है उसको उसके काम के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते, कि वो घर के लिए बर्तन धो रही है या खाना पका रही है तो उसके फादर उसे आके क्या कर रहे हैं कि लो तुम पैसे ले लो, नहीं, उसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है।
लेकिन जो बूटा धन कमाता है, कि जो बूटा खेत में काम करता है, धन कमाता है, उसे वह परिवार के पालन पोषण पे क्या है, खर्च कर रहा है। जो पैसे कमा के लाता है वो परिवार के पालन पोषण पे खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, कि मतलब सेवाएं तो दोनों ही दे रहे हैं, उसके फादर इन्वेस्ट मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी माँ क्या है वैसे काम कर रही है, लेकिन सेवाएं तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो काम कर रही है उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। उनकी सेवा को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, और उनके जो काम होते हैं उनको हम किस में नहीं जोड़ते, देश की इनकम में नहीं जोड़ते, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। अब वैसे ही जो बिलास की माँ है गीता, वो क्या करती थी, मछली बेचती थी और वो पैसे कमाती थी, आय कमाती थी। इसी तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए जब भुगतान किया जाता है, जब वे श्रम बाजार में क्या है, प्रवेश करती हैं, कि जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, जैसे कौन की, किसकी माँ, बिलास की माँ जो मछली बेचती थी, तो वो श्रम बाजार में थी, मतलब उसको मछली बेचने के बाद उसको पैसा मिलता था, तो वो किस में आ जाएंगी, आपकी बाजारिक क्रियाओं में आ जाएंगी या श्रम बाजार में प्रवेश करेंगी। 1 मिनट। हम्म तो जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं और उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय और उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है, कि मतलब उनकी जो आय है, उनके जो पुरुष साथी हैं उन्हीं की तरह उनकी आय डिसाइड की जाती है, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर ही उनको क्या है, निर्धारित की जाती है। तो शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों पर बेहतर उपयोग में सहायता करती है, कि शिक्षा है वो क्या करती है, व्यक्ति की जो आर्थिक उपलब्धि होती है उसके अवसर बेहतर देती है, कि जिसकी अच्छी, जैसी एजुकेशन होगी उतनी अच्छी एजुकेशन होगी, उसको वैसा ही काम मिलेगा, उसके वैसे ही इनकम होती, उसका वैसे ही उत्पादन किया जाएगा उस हिसाब से, तो उसमें आपके बेहतर उपभोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख क्या हैं, निर्धारक होते हैं, कि आपकी जो आय है या आपकी इनकम किससे डिसाइड होगी, निर्धारित किससे निर्धारित होगी, आपके कौशल से, आपके अंदर जो टैलेंट है उससे होगी, आपकी एजुकेशन की, आपकी शिक्षा कैसी है उसी से डिसाइड होगी। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा या निम्न कौशल स्तर है, कि कई महिलाएं हैं उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके पास बहुत कम शिक्षा है और कम मतलब कौशल कह सकते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम जो है पारिश्रमिक दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं के अच्छी एजुकेशन और वो सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कम पारिश्रमिक दिया जाता है, कि मतलब शुरू से मान लिया जाता है कि जो वही आपका ऐतिहासिक और साहित्यिक जो हम सांस्कृतिक वो देखें, वो चीज़ें देखें, उस रूप से देखें, तो पुरुष को हमेशा ऊपर माना है, मतलब पुरुष प्रधान देश रहा, तो उसी हिसाब से कि महिलाओं को ये शुरू से मानते हैं कि कम काम करती हैं या कम कर पाती हैं। इस वजह से अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, अधिकतर वहाँ मतलब जहाँ नौकरी की, अधिकतर जो महिलाएं हैं वहाँ काम करती हैं जहाँ उनकी जो नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अधिकतर ऐसी जगहों पे ही काम करती हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर जगहों पर महिलाओं को क्या है, सुरक्षा या जो कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है, कि इसमें क्या होता है, अनियमित रोजगार होता है, कि मतलब आपको पूरे टाइम मतलब एक तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता, और आय भी क्या होती है, निम्न होती है, मतलब कम होती है। 1 मिनट। इस क्षेत्र में 1 मिनट। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, कि मतलब महिलाओं को भी क्या है, कई बार जो है छुट्टियां नहीं मिलती, बच्चों की देखभाल करनी है, अन्य जो सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन जो है मिलता है, फिर भी कई जगह पुरुषों के बराबर उनको वेतन दे दिया जाता है। संगठित क्षेत्रों में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको जो है शिक्षण और या चिकित्सा इनसे संबंधित जो अधिक आकर्षित करते हैं ऐसे क्षेत्र।
कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया। आज आप देखोगे कि कुछ महिलाओं ने ये जो सामान्य नौकरियां होती हैं उनके अलावा भी ये जो आपकी प्रशासनिक सेवाएं हैं जैसे आईएएस वगैरह, ये सारी चीज़ों में भी महिलाएं आगे आने लगी हैं। अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ी है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी भी सहपाठी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती हैं। तो ये एक्टिविटी करके देख लेना कि क्या बनना चाहती हैं आपकी बहनें वगैरह, ठीक है। और आप खुद एक लड़की हैं तो आप खुद से पूछना कि आप क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हो। जनसंख्या की गुणवत्ता की जो जनसंख्या की क्वालिटी है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित होती है। निरूपित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है कि जो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर डिपेंड करेगी कि जो जनसंख्या है वो उसकी साक्षरता दर कैसी है, उसकी जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की प्रत्याशा से मतलब होता है कि उसकी कब लाइफ कैसी है, मतलब आज के टाइम में मनुष्य कितना 60 साल इतना जी पाता है, तो वो आपकी जीवन प्रत्याशा की मतलब कितने एज तक आप जी पा रहे हो, तो वो आपकी जीवन प्रत्याशा हो गई। तो जो उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर डिपेंड करेगी, वो कितने तक जी पा रहा है। व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा है मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, उन लोग में जो देश में जो लोगों के द्वारा जो कौशल है उसके निर्माण, ये उनके पास जो टैलेंट है स्किल्स हैं उसी पे हमारी जो है जनसंख्या की क्वालिटी डिपेंड करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है और जैसी क्वालिटी जनसंख्या की होगी वैसे ही देश का क्या है विकास होगा, उसकी समृद्धि होगी। अच्छी अच्छी जनसंख्या होगी, अच्छी पॉपुलेशन होगी, स्वस्थ होगी, पढ़ी लिखी होगी या जो टैलेंटेड होगी, उसके पास अच्छी ट्रेनिंग होगी तो अच्छा मतलब विकास करेगी। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्ति होती है कि अगर हमारी पॉपुलेशन साक्षर है मतलब पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, परिसंपत्ति होगी, मतलब हमारे लिए एक धन होगी, एक रिसोर्स होगी, ठीक है, परिसंपत्ति। अब जो शिक्षा है वो कैसे हमारे लिए एक तरीके से मतलब इन्वेस्ट, हम कैसे शिक्षा में इन्वेस्ट करके मतलब लोगों में शिक्षा देके लोगों को किस तरीके से हम रिसोर्स बना सकते हैं, शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। कि हमने देखा कि सकल को मतलब जो शुरुआत की लाइफ में उसको अच्छी शिक्षा दी गई थी, तो उसने क्या किया, बाद में उसे क्या किया, अच्छी नौकरी दी, वो अच्छी फॉर्म में काम कर पाया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्या है, आगत हुई है, कि मतलब जो एजुकेशन उसके लिए एक महत्वपूर्ण आगत बन के निकली है। इससे उसके लिए नए जो क्षितिज खोले हैं, मतलब नए रास्ते, नए मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्लेस कह सकते हैं, मतलब रास्ते खोल दिए, नई आकांक्षाएं दी हैं, जीवन के मूल्य विकसित किए, ना केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान रहा है। यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में क्या करती है, समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, और प्रशासन की भी क्या करती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उस शिक्षा होती है, उसमें सार्वजनिक सभी को मिले, मतलब सार्वजनिक पहुंच मतलब सभी को मिल पाए। ये धारणा और गुणवत्ता मतलब उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो प्रदान करें, ये प्रावधान किए गए हैं। और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है इस मामले में कि जो प्राइमरी एजुकेशन है अच्छे से अच्छे मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, सभी को मिले। और इस पे ज़्यादा फोकस किन पे किया गया है, लड़कियों पे किया गया है। और लड़कियों पे विशेष ध्यान देने के लिए क्या गए, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, आपने देखा होगा जैसे जिन्हें हम एनबीएस स्कूल कहते हैं, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक
शाखाएं विकसित की गई हैं, और कि जैसे बच्चों को सिर्फ ऐसा ही नहीं हो कि उनको बस शिक्षा दी जाए, मतलब उनको ज्ञान ही दिया जाए, नॉलेज ही दिया जाए, उनको उनकी स्किल्स हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे में कोई टैलेंट होता है, किसी में कोई टैलेंट होता है, तो उसको विकसित करने के लिए भी उनको क्या है, आपके जो हाई स्कूल लेवल पे उनको क्या है, स्किल्स जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट आपने देखा होगा आजकल जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो स्किल सब्जेक्ट भी मिलते हैं, जैसे आपका टूरिज्म हो गया, रिटेल हो गया आपका, ब्यूटी वेलनेस, मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप क्या है, जरूरी नहीं है कि आगे सिर्फ कोई एक अच्छी जॉब वैसी फॉर्म में ही काम करो, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए, तो आपके पास जो स्किल्स हैं उनको विकसित किया जाए। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 और 21 में 99,300 करोड़, मतलब 99,300 करोड़ रुपए हो गए हैं। देखो ये आंकड़े हैं ना, अब आपके पास अगर पुरानी बुक होगी तो कुछ और आंकड़े दे रखा होगा, कुछ और, तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो यहाँ जो डेटा दिया गया है वो आपका 2020-21 का दिया है, किसी के में किसी और सेशन का होगा, किसी के में किसी और का होगा, जैसी बुक होगी वैसा ही आपके पास आंकड़े होंगे। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में क्या है, आंकड़े बदलते रहते, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ आप कुछ और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो एक्चुअल में पहले पंचवर्षीय योजना आती थी, उन 5 सालों में डिसाइड किया जाता था कि क्या किस चीज़ पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो शिक्षा पर जो योजना परिव्यय किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में डिसाइड किया गया था कि एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होगा। तो इस योजना के तहत जो शुरुआत में किया गया था वो 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, मतलब पहले 151 करोड़ था, और अब जो उसे बढ़ा करके कितना कर दिया, 20-21 में कितना कर दिया, 99 आपको 1000 कर दिया, 99,300 करोड़ रुपए हो गया, मतलब इतना करोड़ बढ़ा दिया, 99 करोड़, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 और 52 में 0.64% से बढ़कर वो 2019 और 20 में कितना हो गया, 3.1%, मतलब इतना बजटीय अनुमान से हो गया, मतलब इतना हमने लगा लिया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज, कि अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दस्तावेज, जैसे भारतीय रिजर्व के द्वारा, बैंक के द्वारा जो दिए गए हैं दस्तावेज, उनके अनुसार दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय जो अनुमान है 20-21 का, एक मिनट, यहाँ हम देख चुके थे, शिक्षा वाला हो गया, ओके, ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे। हाँ बजटीय अनुमान में घटाकर 2.8% बताया गया है। इसे साक्षरता दर, ये मतलब जो आंकड़े मिले ना उससे घटते बढ़ते से मिले हुए, इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़ाकर 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए क्या है, अनिवार्य है कि शिक्षा सभी को मिले, मतलब एक तरीके से, और ये उनका सिर्फ अधिकार नहीं है, उनका दायित्व भी है कि वो अपने जो लाभ उनको दिए जा रहे हैं उनका वो क्या करें, फायदा उठाएं, ठीक तरीके से लाभ लें उनका। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। फिर भी हमने देखा है जो विभिन्न भागों में जनसंख्या में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। हमने देखा है कि जो महिलाओं के अलावा जो है पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, महिला एजुकेशन कम मिलेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। हम ये देखेंगे कि गांव के अलावा शहरों में ज़्यादा आपको
एजुकेटेड मतलब लोग दिखेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे दिखेंगे। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी, कि जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 की, उसके आंकड़े हमारे कह रहे हैं कि केरल के जो कुछ जिलों में हमने साक्षरता दर को देखा तो 94% तक थी आपकी जनसंख्या। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हम कहें कि 100% जनसंख्या जो आपकी है वो केरल में ही है, पढ़ी लिखी शिक्षित जनसंख्या की बात हो रही है या साक्षर जनसंख्या की। अब आप देख रहे हो कि जिलों में, यहाँ आपको स्टेटों में ही डिफरेंस नजर आएगा, जबकि बिहार में 62% ही है। कि आप देख रहे हो एक तरफ तो 94% आपको पहुंच रही है कि ऐसी पॉपुलेशन है जो शिक्षित है, और एक तरफ आप बिहार में 62% जनसंख्या ही पढ़ी लिखी है। वर्ष 2019 और 20 के प्राथमिक स्कूल जो प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर से कमजोर कर दिया है। कि एक्चुअल में अगर हम देखें कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्कूली जो शिक्षा है उसके इस विस्तार को जो ये बढ़ रही है उसमें क्या है, शिक्षा के निम्न स्तर की जो शिक्षा का लेवल जो लो है उससे, या पढ़ाई को बीच में छोड़ने की वजह से जो हमारी उच्च दर है उसने क्या है, इसको कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा, एक मिनट, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उसको प्रदान करने की दिशा में कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, अभियान चलाए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। इसमें जो आपके 6 to 14 जो ईयर के बच्चे हैं उस पर फोकस किया गया है, जो आपके प्राइमरी एजुकेशन और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसके ऊपर फोकस किया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम है। राज्य स्थानीय सरकारें या प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय को सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध क्या है, पहल है एक तरीके से। इसमें आप केंद्र सरकार का भी योगदान है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, नाम बढ़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएँ, उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, कि बच्चे क्या है मतलब ज़्यादा हैं, उसके लिए क्या किया है, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में, मतलब कि जो उनकी पोषण स्थिति है या हेल्थ है उसमें सुधार के लिए दोपहर के भोजन की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन की जा रही है। मतलब जो मिड डे मील योजना है वो चलाई जा रही है। शुरुआत में ये तमिलनाडु में चलाई गई थी और अब पूरे देश में चलाई जाती है, पूरे भारत में। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। और जब ये नीति चलाई गई, खास करके आपका ये दोपहर के भोजन या मिड डे मील योजना चलाई, उससे मतलब काफ़ी वृद्धि हुई है बच्चों में। काफ़ी बच्चे स्कूल आने लगे हैं, कि जिनको खाना नहीं मिल पाता तो 2 वक्त का वो उनको प्रॉपर खाना मिल पा रहा है। बच्चे स्कूल में भी रुक रहा है। पहले क्या करते थे, बच्चे खाने के बहाने घर भाग जाते थे, फिर लौट के ही नहीं आते थे लंच टाइम में। 12वीं योजना के उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष के जो आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। कि 2018 में देखा कि जो 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें 27% मतलब वृद्धि हुई है नामांकन में, रजिस्ट्रेशन में। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। कि अगर हम इसका विश्व लेवल पर देखें, औसतन जो है 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसारण पर भी केंद्रित है। कि ये सारी चीज़ें इसी वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, कि जो दूरस्थ शिक्षा की वजह से औपचारिक अनौपचारिक जो एजुकेशन मिल रही है, या ये संचार जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से इनकी वजह से ही ये इसका क्या है, केंद्र रही हैं। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
1951 से 2019 और 20 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की एक सारणी दिखाई गई है कि यहाँ आपको बच्चों की, शिक्षकों की, विद्यालय की, विश्वविद्यालयों की, इनका दिखा रखा है कि पिछले वर्षों में कैसे वृद्धि हुई है। हमारे जो महाविद्यालय उनकी संख्या बढ़ी है, विद्यालयों में संख्या, जो विश्वविद्यालय हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ी है, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1950 और 51 में आपके 750 जो हैं महाविद्यालय थे, और जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो आपके कॉलेज हैं, वो आपका 30 हो गए थे, और विद्यार्थी इनमें पढ़ने वाले 2,63,000, और फिर हमारे 24,000 क्या है हमारी यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज थे टोटल मिला के ये। तो इस तरीके से आप देखोगे ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज का जो आंकड़ा हम देखते हैं, आज का आंकड़ा जो आपका 2020-21 का देखते हैं, उसमें आपके 46,000 जो महाविद्यालय हो गए आपके, इतने सारे आपके कॉलेज हो गए, 1,000 आपके जो 74, ये वर्ष 23 का आंकड़ा है, इतने आपके विद्यार्थी हो गए, और ये आपके जो हैं शिक्षक हो गए, एक तरीके से यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज इनमें शिक्षक हो गए। ठीक है, यहाँ आपके विद्यालयों की संख्या है, ये सारणी आपके विश्वविद्यालयों की संख्या में, ये हमारे विद्यार्थी और ये हमारे शिक्षक हो गए। ठीक है, तो इनके बढ़ने से ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। तो हम ये एजुकेशन का हम देख चुके हैं कि एजुकेशन के वजह से क्या लोगों में, मतलब कह सकते हैं क्या प्रोडक्शन में योगदान रहा लोगों का। तो ये सारा कुछ कि अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट करें तो कैसे लोग एक दायित्व ना रह करके और क्या बन जाएंगे आपके संसाधन। वैसे ही हम यहाँ आप देखेंगे स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें उसके बेनिफिट मिल पाते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, कि हमारा क्या फर्म का उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादातर अधिक मतलब लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। कि मान लो कोई भी फर्म क्या ऐसे लोगों को रोजगार देगी जो हेल्दी ना हो, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर पाए, ज़्यादा काम ना कर पाए, ऐसों को नौकरी देना पसंद करेगी? भाई नहीं करेगी। वो तो उन्हीं लोगों को जो स्वस्थ है, अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे लोगों को जॉब देंगे। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कि कोई भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य क्या करता है, उसकी खुद की जो एबिलिटी होती है उसको प्राप्त करने में या बीमारियों से लड़ने में क्या देता है, ताकत देता है। ऐसे कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र जो विकास में अपने योगदान, एक मिनट, योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है, आधार है, अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि इसीलिए जो हमारे देश की जनसंख्या है उसकी हेल्थ ठीक रहे, देश की सबसे प्राथमिकता इसी चीज़ पे होनी चाहिए, मेनली फोकस इसी पे होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या की अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण या पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। कि हम क्या करें, उनको उनकी जो स्वास्थ्य अल्प सुविधा, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाएं, उनकी जो परिवार कल्याण, जो पौष्टिक सेवाएं, उनकी पहुंच बेहतर बने। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का क्या किया है, निर्माण किया है। कि पिछले अगर हम 5 दशकों को देखें तो भारत सरकार ने कई जो निजी क्षेत्रक ले लो या प्राथमिक जो क्षेत्रक होते, निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक, तीनों ही क्षेत्रकों में क्या है, अपेक्षित स्वास्थ्य जो आधिकारिक जो संरचना है जनशक्ति का उन्होंने क्या किया है, निर्माण किया है। यहाँ एक रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय, एक मिनट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल दे रखा है, और ये भारत के मजिस्ट्रेट एवं जनगणना आयुक्त का एक कार्यालय है, वहाँ से ली गई रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं।
इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष अधिक हो गई, कि हमारे यहाँ लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, मतलब लोगों को जीवन जीने की एज बढ़ गई है। और जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर जो है वो 1951 के 147 से घट करके, जो 1951 में क्या होता था 147 होती थी, उससे घट करके 2020 में किस पर आ गई है 28 में। कि जैसे हमने जो शिशु मृत्यु दर हम जो 1000 पे देखते हैं कि इतने हजार लोगों में से 147 लोग क्या हैं मर जा रहे, बच्चे जो मर जा रहे हैं, शिशु मर जा रहे हैं, वो अब 1951 में 147 थी, वो घट करके कितनी हो गई है 28 हो गई। कि हमारी शिशु मृत्यु दर भी, जब हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया तो शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। क्यों? पहले क्या होता था, बच्चे को अच्छे से मतलब जो हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता था, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती थी तो ज़्यादा मरते थे। लेकिन अब क्या है, ये घटकर कम हो गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर जो 20.8 थी 2018 में, और मृत्यु दर जो थी आपकी 6 थी 2018 पर आपकी आ गई है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वास्थ्य शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक होता है। कि अगर आयु में वृद्धि होती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसके साथ ही जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक भी बनता है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने में भी शिशु मृत्यु दर क्या है, घटती है। अब एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं ऊपर। तो ये सारणी हम देख चुके थे, ठीक है, और हम हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे। ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बार करके देख लेना। यहाँ हम एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर स्वास्थ्य की जांच के लिए पंक्ति में खड़े बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये अपनी हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में भी आजकल बच्चों की हेल्थ चेक की जाती है, उनका वेट और उनके मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। उनमें देखा जाता है कि बच्चे स्वस्थ तो नहीं है, उनके जो है मतलब वजन के अकॉर्डिंग उनकी हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ एक और सारणी दी गई है, ये आपकी जो है इसकी 2014 से शुरू की है 21, ये संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना है। कि हेल्थ को लेकर करके कौन कौन से जो आपके प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र कितने थे 2014 में, कितने थे 21 में कितने हो गए हैं, सामुदायिक केंद्र वगैरह, आपके जो औषधालय, जो आपके जो कह सकते हैं एक तरीके से जो अस्पताल वगैरह हैं, वो तब कितने थे 2014 में, आज आपके कितने हो चुके हैं 2021 में। तो ये सारे आपके जो हेल्थ का डेटा है, जैसे हमने स्कूलों का शिक्षा का नहीं देखा, वैसे ही यहाँ ये हेल्थ का दे रखा है। आपका जो सरकारी बिस्तर है, बेड हैं, उनका दिखाया गया है कि पहले कितने थे और अब कितने हॉस्पिटलों में बेड हैं। राज्य जो चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद में जो पंजीकृत डॉक्टर हैं वो कितने थे पहले और आज कितने हैं, ये वाला डेटा गायब है। नर्सिंग कर्मी जो हैं, जो आपके एएनएस हैं या आरएनए, आरएम या जो एलएचबी जो भी हैं, ये सारे इनका कितना था रजिस्ट्रेशन आप देखोगे और आज कितने हैं, ये वो सारा आपका डेटा ये दे रखा है। कि मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो है संरचना दे रखी है कि तब कितने थे और अब कितना है, कितना हमने डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला हम देख चुके थे। ओके यहाँ हम लास्ट देख रहे थे, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। ओके भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। कि कई जो जगह हैं ऐसी हैं, स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये जो बेसिक जो सुविधाएं वो भी नहीं मिल पाती हैं।
और भारत में अगर हम देखें तो मेडिकल कॉलेज हमारे कितने से हैं, बस 542 हैं, जबकि होने ज़्यादा चाहिए। और आपके 313 क्या हैं, डेंटल कॉलेज हैं। और ये सारे जो कॉलेज वगैरह आपको केवल 4 राज्यों में ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वो 4 राज्य कौन से हैं आपके, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। इन 4 राज्यों में ही ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। अब है बेरोजगारी। देखो, जब हम ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें लोगों में, हम लोगों को, जो पब्लिक है उसको हम एक लायबिलिटी ना मान के, दायित्व ना मान के क्या माने, हम उनको रिसोर्स माने, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन जब वो लायबिलिटी बन जाते हैं तब क्या होता है। यहाँ हम बेरोजगारी पढ़ेंगे, बेरोजगारी के बारे में। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला और जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या आप इन लोगों को बेरोजगार कहो? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? कि क्या हम जो शीला है उसको, और जो सकल के बहन भाई हैं उसको हम बेरोजगार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, बेरोजगार कौन होता है? वो जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, उसे हम बेरोजगार कहेंगे। अब यहाँ तो बच्चे तो काम करने लायक ही नहीं है ना, ये तो उस एज में आते ही नहीं है। उसकी माँ कोई घर का काम कर रही है, वो वैसा कोई बाहर का काम करना नहीं चाहती, तो हम उसको बेरोजगार तो कहेंगे ही नहीं। बेरोजगार एक्चुअल में वो होता है जो काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा, वो उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी। एक मिनट। बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। इसको अंडरलाइन कर लेना कि बेरोजगारी कब कही जाती है, जब जो उस समय जो विद्वान रहती है, जब कोई प्रचलित मजदूरी होती है उसकी दर पर काम करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है वो रोजगार नहीं मिल पाता उसको, तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। शीला की रुचि अपने घर के काम करने में नहीं, मतलब घर के काम करने में नहीं है, कि शीला को जो रुचि है वो अपने घर के काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू छोटे, जो बहुत छोटे हैं, और उनकी जो गिनती है वो श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। कि मतलब शीला है वो तो अपना घर का काम ही करती है, बाकी और काम करने में नहीं है कि बाहर जाके वो घर वाले ये काम बाहर जाके करें, वो अपने घर पे ही करती है। तो इस वजह से तो वो बेरोजगार नहीं। और बच्चे इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो उस जनसंख्या में गिने ही नहीं जा सकते काम वाली में, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, खेलने के लिए हैं, वो उसमें आते ही नहीं है। एक मिनट। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बाल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र, इसको अंडरलाइन कर लेना, कि हम जो श्रम मतलब कह सकते हैं श्रम बाल जनसंख्या में किन को शामिल करते हैं। तो वो लोग होते हैं जिनकी उम्र कितनी होती है, 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है, उनको हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। इसमें हमारी श्रम जनसंख्या में आती है। बेरोजगार तो उन्हें कहते हैं जिनको काम नहीं मिला हो। सकल के भाई और बहन इस आयु में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, कि मतलब उसकी इच्छा नहीं है अपने घर के काम को छोड़ के बाहर के काम देखने में, इसलिए उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। और उसके भाई बहन तो इस उसमें आते ही नहीं है, एज क्राइटेरिया में, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी जिनकी यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो सकल के दादी दादा या नानी नाना का इसमें जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अगर वो होते तो भी वो बेरोजगार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी एज 60 साल क्रॉस कर चुकी है, या हम कहेंगे रिटायरमेंट की एज पे है, तो उन लोगों को भी हम रोजगार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो उनकी एज किस में आ गई है, अब आराम करने में, कि काम की एज निकल गई है।
भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, यद्यपि तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, बेरोजगारी है, लेकिन क्या है गांव में और नगरों में क्या है, क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, और नगरीय क्षेत्रों में आपको शिक्षित बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है आपका, खास करके आपका मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। ये गांव में सबसे ज़्यादा मिलती है, जो मौसम के अकॉर्डिंग हो। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त, क्या हो रहा है, मिसप्रिंट है क्या, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं कि ये बेरोजगारी कहाँ होती है, जहाँ हम वर्ष के कुछ महीने काम नहीं मिल पाता, कुछ महीने काम मिल पाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, मौसम में, कि जब उसका सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। की मौसम के अकॉर्डिंग आपको काम मिल रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कृषि पर आधारित लोग जो होते हैं आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, कि मतलब उनमें ये ज़्यादा समस्या देखी जाती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं कि जब आप देखोगे खेतों में फसल बोई जाती है, उस टाइम जैसे आपका बो दिया तब आपके पास काम है। उसके बाद जब आप उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हो तब काम है। जब फसल बढ़ रही है, बीच में जब कोई काम ही नहीं है तो काम ही नहीं है आपका वहाँ पे। तो जब बुवाई होगी, कटाई होगी, निराई होगी, गहराई होगी, यही इसी टाइम में काम होता है। बाकी टाइम फ्री होता है इंसान, उसके पास काम ही नहीं होता। अब ये थोड़ी है वहाँ बैठ के वो देखेगा कि पेड़ बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक काम ही नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आधारित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, कि कुछ स्पेशल कुछ महीने होते हैं उनमें उनको काम नहीं मिल पाता। तो वो एक तरीके से ये मौसमी बेरोजगारी आपको कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको गाँव में, ठीक है। ऐसा नहीं है, शहरों में भी है, मतलब ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है। शहरों में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक कूलर वाले का एग्जांपल ले लो, क्योंकि जैसे गर्मियों के सीज़न में आपको कूलर और एसी की शॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से मतलब बिक्री होगी। बाकी सर्दियों में कोई क्या ही करेगा कूलर का, ठीक है। अब आते प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी गाँव में देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होते हैं और उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। एक्चुअल में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें आपको सामने से तो दिख रहा है कि बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो बेरोजगार है एक तरीके से। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ये कोई एक हमारा खेत है, ठीक है। इस खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उन 4 लोगों के काम करने में ये खेत तो उतना ही प्रोडक्शन देगा ना, जितना इसका एरिया है, क्षेत्र है, जितना ये दे सकता है उतना ही देगा। काम भले ही इसमें 4 करें, लेकिन मान लो ये 4 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप ये अनाज उगा रहे हैं, जितना भी उगा रहे हैं, जितना भी मान लो 50 बोरी उगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन घर में और 4 लोग इनके भाई भाई बैठे हैं, पढ़ लिख गए, कोई काम नहीं है, घर पे ही है। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, हमारे भाई काम कर रहे हैं, हम भी साथ चले जाते हैं, हम भी काम करवा लेते हैं। मतलब घर में, या चाहे बीवियाँ ले लो, कोई भी ले लो, इनके साथ लग गई। तो ये लोग हो गए 8। तो क्या ये खेत यहाँ 50 की जगह 100 बोरियां थोड़ी कर देगा, प्रोडक्शन तो उतना ही देगा। तो क्या यहाँ इन 4 लोगों के और आ जाने से, इनके लगने से क्या कुछ अंतर आया प्रोडक्शन में? बिल्कुल नहीं आया। तो कहने का मतलब है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, काम तो कौन कर रहे हैं, ये 8 लोग ही कर रहे हैं ना, काम तो 8 लोग करते नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन इनमें से क्या है, 4 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, क्योंकि काम वहाँ 4 का ही है, लेकिन लग कितने रहे, 8 लग रहे हैं, जिनकी वहाँ कोई नीड नहीं है। अगर ये दूसरी जगह कुछ कमा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब है कि जहाँ लोगों की ज़रूरत हो कम और वहाँ लगे हुए हैं ज़्यादा, तो उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढकी छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन है, और ये गांव में मिलती है। अब अगर शहरों का भी एग्जाम्पल देखें तो मान लो, जैसे मान लो एक कोई दुकान है, उस पे
फादर काम कर रहे हैं, उसके भाई काम कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ उनका बेटा जरा पढ़ लिख के आ गया, उसने सोचा नौकरी नहीं मिल रही, जब तक मैं भी क्या करूँ, पापा की हेल्प करा दूँ, तो वो यहाँ के काम करने लग गया। यहाँ आप देख रहे हो भाई लड़का काम कर रहा है, लेकिन ये है तो क्या, बेरोजगारी है ना, क्योंकि इसके यहाँ आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कस्टमर उतने ही आएंगे, बिक्री उतनी ही होगी। वो तो कस्टमर पे डिपेंड करेगी कि कितने कस्टमर बेच, मतलब कितना सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, वो तो कस्टमर पे, उस लड़के के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम पे काम तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ऐसा प्राय कृषिगत कार्य में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, वे 3 इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। कि ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, ये भी उसी पे काम करते हैं जहां पर 5 लोग लगे हुए हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कमी नहीं आएगी, कि अगर इन 3 लोगों को हटा भी दें तो प्रोडक्शन उतना ही मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और अतिरिक्त 3 लोग क्या हैं, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या है, बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है, और शहरों के मामले में अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो कौन सी होती है, शिक्षित बेरोजगारी, जहां पढ़े लिखे घूम रहे हैं भाई, पीएचडी की उपाधि तक, पीएचडी की डिग्री धारण करने वाले भी क्या है आजकल भीख मांग रहे हैं, ये हाल है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री, अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। सरकार क्या है, रोजगार ही नहीं दे पा रही है। कह तो रही थी 2.5 करोड़ जॉब देने का, लेकिन यहाँ तो 1 करोड़ भी नहीं मिल रही। ठीक है, अब वो तो क्या है, जुमले होते हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक होती है। रीजन वही है भाई, ये तो कुछ भी काम कर लेगा छोटा मोटा, ये तो कहेगा कि भाई नहीं, मैंने तो स्नातक किया है, स्नातक किया, मैं ये काम करने के लिए थोड़ी बनाऊं। तो ये बेरोजगार ही भटकते हैं, फिर कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं है, तुम क्या करो, भटको। तो वही है कि मैट्रिक की तुलना में देखा ये लोग ज़्यादा भटकते हैं काम के लिए, बेरोजगार। एक विरोधाभासी जन शक्ति स्थिति सामने आई है, 1 मिनट, आई है कि कुछ विशेष श्रेणी में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणी में जनशक्ति की कमी विद्वान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह इसकी कमी की वजह से बेरोजगारी है। तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है, इस वजह से भी है कि जो आर्थिक समृद्धि के लिए जो लोगों के पास जो है तकनीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, और बेरोजगारी से क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स है, कौन, जन संसाधन, लोग हैं, कि जब उनको हम रोजगार ही नहीं देंगे तो प्रोडक्शन का काम ही नहीं करेंगे। अब मान लो कोई मशीन है, अगर हम उसे काम में नहीं ले रहे, उसको हमने रखे रखा है तो खराब तो होगी। अब वैसे ही है, लोग पढ़ लिख गए हैं लेकिन उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, पढ़े पढ़े खराब ही तो होंगे। तो संसाधन की क्या है, कमी है, बर्बादी है, तो हम लोगों का क्या कर रहे हैं, बर्बादी तो कर रहे हैं। लोग फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। युवाओं में निराशा, अब जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों में निराशा आएगी, हताशा की भावना आएगी, और यही क्या करेगी, फिर क्राइम को जन्म देगी। हताशा की भावना आती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती, कि भाई लोगों के पास जब रोजगार नहीं है तो पैसा भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है, तो वो परिवार का पालन पोषण क्या करे, पर्याप्त वो मुद्रा नहीं है उनके पास। तो शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के लिए इच्छुक है या सामर्थ्य रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, वो एक बड़ा सामाजिक क्या है, अपव्यय है। कि लोगों के पास मतलब इच्छुक तो है, सामर्थ्य के रोजगार प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य तो है, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, और जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही ना, कि लोग, घर में 4 लोग अगर काम करने वाला एक, तो बाकी 3 तो बोझ ही हैं उस पर। कार्यरत जनसंख्या पे बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। अब जो कार्य
जो कार्यरत जनसंख्या है, जैसे मान लो 4 लोग हैं, उनमें से जो एक है उस पे वो 3 जो है वो तो क्या है, निर्भरता ही है, मतलब दायित्व ही है, वो एक ही तो क्या है, कार्यरत जनसंख्या में आ रहा है। किसी व्यक्ति के और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है बेरोजगारी से, उसके व्यक्ति के जीवन पे भी पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा, समाज पे भी तो बोझ ही रहेंगे। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। कि मान लो किसी परिवार के पास इतना ही पैसा है कि वो जीवन निर्वाह कर रहा है, मतलब 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, उस पर डिपेंड है, तो उसकी स्वास्थ्य में, हेल्थ में गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट फूड नहीं मिल पाता है। और स्कूली प्रणाली से अलगाव में भी वृद्धि होती है। और अब जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे, तो मान लो स्कूल जा रहे हैं तो आप उसमें भी अपना एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहेगा, आप जाओगे नहीं, हेल्दी नहीं रहोगे तो मन ही नहीं करेगा जाने का। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी देश की इकोनॉमी पे भी क्या है, या उसके समग्र पूरे विकास पे किसका फर्क पड़ता है, आपकी बेरोजगारी का फर्क पड़ता है, अहितर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, इट मीन्स हमारे यहाँ क्या आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, या हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो रही है, मंदी हो रही है, ठीक है, कमजोर पड़ रही है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। और जो हमारी बेरोजगारी और संसाधनों की बर्बादी, भाई जब लोगों की बर्बादी हो रही है तो वो बर्बादी है संसाधन की, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। कि जो संसाधन हम अच्छे से उपयोग कर सकते थे, जो हमने नहीं किए, मतलब लोगों को हमने पढ़वा लिखवा तो दिया, लेकिन अब हमारे पास उनको देने के लिए काम ही नहीं, उनसे करवाने के लिए काम ही नहीं है। अब भाई उनके पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वास्थ्यिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। कि और मान लो अगर हमने उन लोगों को संसाधन के रूप में यूज नहीं किया, भाई उन्हें रिसोर्स नहीं बनाया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एक दायित्व बन जाएंगे, जिम्मेदारी बन जाएंगे। फिर ढोते रहो उन्हें साल भर, जिंदगी भर। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। अगर हम संख्या के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो बेरोजगारी बहुत कम है भारत में, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो बहुत ज़्यादा ही है। आपको हर एक दूसरा तीसरा बंदा नजर आ जाएगा बेरोजगार। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। कि हम ज़्यादातर जो है बड़ी संख्या में देखें तो जो जिनकी कम आय है या कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन लोगों की गिनती हम नियोजित लोगों में ही कर लेते हैं। वे पूरे वर्ष, एक मिनट, वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो लोग आपको नजर तो आएंगे पूरे साल काम करते हुए, जैसे बिलास है, वैसे तो काम करता ही था, लेकिन क्या था उसके पास, उसकी इनकम इतनी अच्छी तो थी ही नहीं। तो वो काम करते तो नजर आते, लेकिन पर्याप्त नहीं है उसके हिसाब से। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे काम उन पर थोपे हुए हैं। कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा है, लेकिन काम बहुत उस लेवल का कर रहे हैं, लो लेवल का। तो वो हमें काम करते तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वो काम क्या है, वो उन पे थोपा गया है कि भाई उनको कोई रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने यही काम कर लिया। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। गरीब लोग क्या करते हैं कि बेकार नहीं बैठ सकते, कि भाई जो भी काम मिल रहा है भाई आ जाओ कर लो, कि भाई कुछ तो 2-4 दिन की रोटी वोटी तो मिलेगी। वे काम भी जो किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई काम बस मिल जाए, कि फ्री नहीं बैठना, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो, चाहे पैसा कितना भी मिल रहा है, भाई 100 नहीं तो 50 रुपए मिल रहे हैं, दे दे दो, बस काम दे दो। उसी तरह अपनी इस कमाई से वे किसी तरह क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। मतलब आपको काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या है, वो जो काम उनके लायक भी नहीं था वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है वो काम करना, इसी वजह से, ठीक है। सिर्फ बस किसी ना किसी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो पूरा परिवार खेत में काम करता है। इसी तरह कृषि क्षेत्रक, एक मिनट, एक मिनट,
एक मिनट एक मिनट, अच्छा सॉरी, हमने वो उधर पढ़ लिया था है ना। ओके, एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई। जो हमें यहाँ से पढ़ना था ना, विरोधाभासी जनस्थिति सामने आई है कि इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एवं विशेष आवश्यकता नहीं, फिर भी पूरा परिवार काम में लगा होता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। ओके, लेकिन वे जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरा परिवार की जो हिस्सेदारी होती है, खेत के काम में साझेदारी, ये एक्चुअल में जो उसका पार्ट छूट गया हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी का, उसका दे रखा है। वैसे डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार रीडिंग फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की जो है गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। कि लोग रोजगार की तलाश में किधर जाते हैं, शहरों की तरफ। आइए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि पर सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी के वजह से लोग इस पर डिपेंड नहीं रहे, रोजगार की तलाश में बाहर जाने लगे हैं। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय तृतीय क्षेत्रक में चला गया है। जो द्वितीय क्षेत्रक हम देख चुके हैं, क्या है, तृतीय क्षेत्रक भी देख चुके हैं। क्षेत्रकों में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्रकों में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीक विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा था बेरोजगारी वाला टॉपिक, जो हमने शुरू कर लिया था, ठीक है। ओके, ये हम देख चुके थे। आइए यह जानने के लिए कि एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। कि अगर लोग को किस तरीके से, मतलब अपनी गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति कैसे बनते हैं, मतलब संसाधन कैसे बनते हैं। कहानी दिखाई गई है यहाँ, एक कहानी, उसको देख लेते हैं। एक गांव की कहानी कि हम कैसे संसाधन बना सकते हैं लोगों को। एक गांव की कहानी है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था जिससे उसके सदस्य खा पी सके। कि मतलब एक गांव था जिसमें परिवार मतलब इतना प्रोडक्शन कर लेते थे कि सब खा पी लेते थे। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते थे, मतलब खुद ही अपने कपड़े बुनते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को पढ़ाते तथा इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। मतलब उस गांव में परिवार अपनी आवश्यकताएं खुद पूरी कर लेते थे। मतलब उनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का डिसीजन लिया। कि बच्चे भी पढ़ रहे थे, तो उनमें से एक ने डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों को कृषि कॉलेज भेजूंगा, कृषि महाविद्यालय भेजूंगा, ठीक है। तो लड़के के निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया, वो वहाँ चला गया, एडमिशन ले लिया। कुछ समय बाद क्या है, वो पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त करके, भाई उसने जो है इंजीनियरिंग कर ली थी कृषि में, और वो वापस आ गया, गाँव लौटा है। अब देखो वो क्या करेगा, वो आपको काम सृजन करके देगा, मतलब काम बना के देगा। वह अपनी सृजनात्मक, वो है इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल्का नमूना तैयार कर लिया। कि मतलब वो अच्छा इंजीनियर निकला, मतलब अच्छा अपनी टैलेंट से उसने एक ऐसे हल्का नमूना तैयार किया, या एक ऐसा हल बनाया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, उत्पादन बढ़ेगा। तो इस गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हो गया और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के इस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। अब पहले गांव कितना पैदा करता था कि वो अपनी ज़रूरत पूरा कर लेता था, लेकिन अब उसके पास फसल इतनी होने लगी कि बेचने लायक, तो वो गांव के पास में बेचने लगे। अब बेचने से उनके पास पैसे आएंगे, और उन्होंने क्या किया, इससे अच्छा लाभ हुआ। उन्होंने अपने जो उन्होंने आपस में उसे बांट लिया, जो पैसा मिला, मतलब एक्स्ट्रा जो मिला। और इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात वो गांव के परिवार ने एक बैठक की कि भाई अब पैसा तो आ गया, इस पैसे को कहाँ खर्च किया जाए मिलके। वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया, पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध कर दिया कि भाई आप एक स्कूल खोल दो।
तो पंचायत ने क्या किया, एक उनके जो विश्वास दिलाया उनको कि 1 मिनट, उनको विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति हो गई। अब आप देख रहे हो कि एक के काम करने से क्या हो रहा है, कितनों को रोजगार मिल रहा है। वहाँ एक स्कूल खुल गया, अब वहाँ एक टीचर आ गया, इसको काम मिल गया टीचर को। वहाँ शिक्षक की नियुक्ति हो गई। इस गांव में सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। अब बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो भी अच्छी जॉब पाएंगे। तो कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने एक लड़की की सिलाई का प्रशिक्षण मिल गया। अब क्या हुआ कि जब लोग बच्चे पढ़ने लगे तो वहीं एक लड़की ने, मतलब गांव के एक परिवार ने क्या किया, अपनी एक लड़की को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिला दिया। तो वह एक गांव में सभी के लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी। अब जब उसको सिलाई कढ़ाई आ गई अच्छे से, तो वो गांव के लोगों को सिलाई, पहले तो कपड़े वो लोग बुनते थे अपने खुद, तो वो कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। तो इस तरह से वहाँ एक काम का और सृजन हो गया, किसका, दर्जी का। तो इस तरह से दर्जी का एक नया काम सृजित हो गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ कि किसानों के कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने वाला समय भी क्या है, अब बचने लगा। कि मतलब जो वो कपड़े खरीदने के लिए शहरों में जाते थे, दूर दूर तक जाते थे, वो टाइम भी बच दिया, और वहाँ पर क्या है, आपको एक दर्जी के लिए रोजगार भी मिल गया। ठीक है। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे। अब क्या है, किसान खेतों में और ज़्यादा टाइम देने लगे, इसलिए जो उनकी उपज है और बढ़ गई, और इस समृद्धि का प्रारंभ हुआ था। किसानों के पास उपभोग के अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से अवसर नहीं था, कि वहां कोई ऐसा काम नहीं था, वहां अब क्या है, एक शिक्षक है, दर्जी है, एग्रो इंजीनियर है, अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया है। एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में क्या कर दिया, विकसित कर दिया, कि जो मानव में इन्वेस्ट करने से वहां और रोजगार क्या है, सृजन हो गए, या और रोजगार आपको मिल गए। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है कि कैसे हम मानव को एक संसाधन बना सकते हैं, एक रिसोर्स बना सकते हैं, और कब हमारी जो पब्लिक है या हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे ऊपर दायित्व होती है या लायबिलिटी होती है। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, एक अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।